नोट को भी हिंदी पर लिखें और उसका डिक्टेशन भी हिंदी पर ही दें। तो उसी पर बेस्ड न्यू मॉडल पर हम एक आपके सामने फ्रेश लेक्चर जो कि माइंस एक्ट पर बेस्ड है, ठीक है। कुछ स्पेशल सेक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफाइज या तो स्टैंडर्डाइज वे में पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसी पर हम थोड़ा सा इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके सामने कुछ लेक्चर रखे हैं, तो इसको आप स्पेशली वॉच करें एंड तक, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे सीरियस बॉडली इंजरी सबसे पहला है कि सीरियस बॉडली इंजरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो सीरियस बॉडली इंजरी हम ऐसे इंजरी को कहते हैं जिसमें शरीर का किसी अंग का अस्थायी क्षति होना, ठीक है। जिसमें क्या शामिल है कि किसी अंग का या किसी भाग का टूट जाना या तो काम योग्य नहीं रहना, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट या तो विजुअल इम्पेयरमेंट होना, ठीक है। शारीरिक कहीं अशक्तता हो गई हो, जैसे कि कमर में ऐसा मोच आ जाना जिससे कि परमानेंटली वो अपने आप को योग्य व्यक्ति ना घोषित कर पाए या तो अपना काम को सही से नहीं कर पाए, है ना। इस तरह से किसी अंग का हड्डी टूट जाना, हाथ पांव या तो अंगुलियों की हड्डी का परमानेंटली टूट जाना, वो हमारा सीरियस बॉडली इंजरी में काउंट होगा। ये हाईलाइटेड पॉइंट ये आपके थोड़ा कंफ्यूजन रख सकता है दिमाग में, इसलिए इसको आप स्पेशली एक बार फोकस होकर पढ़ें, ठीक है। किसी उंगली का भी हड्डी यदि टूट गया परमानेंटली तो हमारे सीरियस बॉडली इंजरी में काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरह का सीरियस बॉडली इंजरी आप इसको समझ गए होंगे। ये माइंस एक्ट कब लागू हुआ था ना, 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा चीज़ें बताया गया है, ठीक है, सीरियस बॉडली इंजरी में, वो हम क्लियरली स्पेसिफाई किए हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है। तो रिपोर्टेबल इंजरी बोल रहा है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसमें देख लेना है आपको। रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है। तो रिपोर्टेबल इंजरी क्या है, सीरियस बॉडली इंजरी को छोड़कर जितना भी हमारा इंजरी होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति हमारा 72 घंटा या इससे अधिक समय के लिए काम से गैर हाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ है या तो मजबूर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा रिपोर्टेबल इंजरी है। तो मतलब कि इसमें हम स्पेशली स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि सीरियस बॉडली इंजरी और माइनर इंजरी को छोड़कर जो भी इंजरी होगा रिपोर्टेबल इंजरी होगा, ठीक है। तो रिपोर्टेबल इंजरी में व्यक्ति क्या है कि 72 या 72 से अधिक घंटों के लिए अपने काम में गैर हाजिर मतलब एब्सेंस रह सकता है या तो एब्सेंट रहने के लिए मजबूर हो सकता है। ऐसे इंजरी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नया पॉइंट हमारा सामने, खतरे, गंभीर खतरे, ठीक है। गंभीर खतरे से हमारा क्या संबंध है, तो हम उसमें देखते हैं कि किस किस तरह के डेंजर को हम लोग मैंने गंभीर डेंजर बोलेंगे, ठीक है, गंभीर खतरा बोलेंगे, ठीक है। तो हम उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या कि आग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, विषैली गैसों या तो पानी का फूट पड़ना, ठीक है, मैंने पानी निकलना, इनंडेशन होना, ठीक है। इस तरह से जो हमारा होगा कि उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेंजरस अकरेंस, ठीक है, गंभीर खतरे, ठीक है। गंभीर खतरे किस तरह से, विस्फोट हो गया, आग हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, विषैले गैसों या तो पानी का फूट पड़ना, प्री मेचर कोलैप्स जिसको हम लोग पहले बोले हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ बिजली की सप्लाई ठप पड़ना भी हमारा एक डेंजरस अकरेंस में आता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से वॉच करें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोई कोई जो आसान टॉपिक होता है वही हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से वॉच करें। इसमें देखिए कुछ पॉइंट हमारा स्पेसिफाई किया गया है जैसे कि सेक्शन वाइज, तो उसको सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, सेक्शन 22, ठीक है। सेक्शन 22 में क्या कहा जा रहा है, इंस्पेक्टरों के पावर जब खतरे के ऐसे कारण मौजूद हो जिनके विषय में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, ठीक है, या सेक्शन 22 क्या कहता है कि इंस्पेक्टर का ऐसा वर्क या ऐसा पावर जब कोई भी हमारा खतरे में कोई स्पष्ट कोई ऐसा काम नहीं है तो नियम नहीं लागू हो पाता है, उस केस में जब खान में लोगों को काम में लगाना खतरनाक है, तो ऐसे में हमारा इंस्पेक्टर अपने पावर पे चार्ज लेंगे, ठीक है। अपने पावर के हिसाब से वर्क को इन्फ्लुएंस देंगे, व्यक्तियों को वर्क लगाना है कि नहीं लगाना है वर्क में, या तो लोगों को किस तरह से उसको उनको सेफ हैंडलिंग वर्किंग करवाना है, ठीक है। वो इस तरह का जो भी चार्ज होगा इंस्पेक्टर का होगा सेक्शन 22 के अधीन, ठीक है। फिर सेक्शन 22A के अधीन क्या कहा रहा है, किन्हीं अवस्थाओं में व्यक्तियों के नियोजन की मनाही करने का पावर, ये हमारा सेक्शन 22A के अधीन है, ठीक है। जिसमें से सेक्शन 22A के अधीन में क्या कहा जा रहा है कि किन्हीं भी अवस्थाओं में, माने कैसी भी अवस्था हो, ठीक है, इंस्पेक्टर जो है व्यक्तियों की नियोजन की मनाही करने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह वो कब होता है, जब हमारा कोई ऐसा कोई गंभीर समस्या है तो खतरा सामने आता है उस केस में, ठीक है। फिर सेक्शन 28
सेक्शन 28 में क्या कहा जा रहा है, साप्ताहिक विश्राम दिन, ठीक है, साप्ताहिक माने वीकली डेज ऑफ रेस्ट में हमारा सेक्शन 28 के अधीन आता है। फिर सेक्शन 30 और 31 काम के मैक्सिमम वर्किंग आवर्स के बारे में बताता है, मतलब काम के अधिकतम घंटे के बारे में, ठीक है, 30 और 31, ठीक है। फिर 34 बोल रहा है कि 12 घंटे से कम विश्राम के बाद पुनः काम, ठीक है। सेक्शन 34 के अधीन हमारा ये वर्क, हमारा जो भी सेक्शन है, ये हमारा एक्ट जो कह रहा है 12 घंटे से कम विश्राम के बाद पुनः काम, ये सेक्शन 34 के अधीन आता है। 36 सेक्शन का 5 सब सेक्शन में क्या कह रहा है, नोटिस बोर्ड पर दिए गए समय के अनुसार काम में लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारा अर्जेंट और तत्काल खतरे की अवस्था में व्यक्तियों की नियोजन की मनाही करने का पावर सेक्शन 22 के 3 में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 में बताया गया है, क्या क्या बताया गया है कि यदि चीफ इंस्पेक्टर या उसके द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस काम के लिए ऑथराइज किए गए व्यक्ति का अभिमत या ओपिनियन हो कि खान या उसके किसी भाग में नियोजन किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को अर्जेंट और तत्काल खतरा है, तो वह अपने अभिमत या तो अपने ओपिनियन से लिखित आदेश देकर खान के किसी भाग या उसके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को काम में लगाने की मनाही कर सकता है, अपोज कर सकता है, जो उस खतरे को दूर करने के लिए उसकी राय में युक्ति या तो रीजनेबली सटीक या तो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। यह मनाही तब तक लागू रहेगी जब तक कि वह संतुष्ट ना हो जाए कि खतरा टल गया है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ये क्या कह रहा है ना, अर्जेंट और तत्काल खतरे की अवस्था में व्यक्ति के नियोजन की मनाही सेक्शन 22 के 3 में कहा गया है। सेक्शन 22 में हमारा कह रहा है इंस्पेक्टरों की शक्ति जब खतरे के कारण मौजूद हो और ऐसे में व्यक्ति को काम में लगाना हो और खतरनाक हो, उस केस में हमारा इंस्पेक्टर ही इसमें वर्क करेंगे। और इंस्पेक्टर ऐसे व्यक्तियों को बोल रहा है कि यदि चीफ इंस्पेक्टर या उसके द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस काम के लिए ऑथराइज किए गए व्यक्ति अभिमत हो कि खान या इस विभाग में नियोजित व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा अर्जेंट तत्काल खतरा है, तो मतलब कि मैनेजर, ऑनर, एजेंट जो है उनके द्वारा लिखित रूप से जो रिक्रूट किए गए हैं मैंने, या फिर उनके द्वारा उनके वर्क को कैरी करते हैं, तो वे लोग इस बात से सुनिश्चित हों कि व्यक्ति का जो है कि सेफ वर्किंग हो, उनके सुरक्षा और खतरा को हटाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ उन्हें है, और साथ ही साथ चीफ इंस्पेक्टर और अन्य इंस्पेक्टरों की भी लिएबिलिटी वहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कानून का पालन न करने की अवस्था में व्यक्तियों के नियोजन की मनाही करने का पावर सेक्शन 22A के अधीन, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि खान का मालिक, एजेंट और मैनेजर माइंस एक्ट के दिए गए सुरक्षा संबंधी किसी अभिव्यक्ति या तो एक्सप्रेस प्रोविजंस का पालन करने में असफल रहता है, चूंकि ऑलरेडी बता चुके कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर जो है कि हमारा CIM के द्वारा लिखित रूप से इन सेक्शन मतलब सेक्शन 22A को कैरी करने के लिए रिक्रूटेड या तो एक होता है ना कि नेतृत्व करता है, ठीक है। तो उनके द्वारा यदि इस तरह का यदि पालन नहीं करने या पर करने में असफल रह जाने की स्थिति में बोल रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर लिखित नोटिस दे सकता है कि उस नियम में निर्धारित अवधि के अंदर नियम का पालन किया जाए, ठीक है। तो हमारा चीफ इंस्पेक्टर ही केवल इसमें कम्स इन एक्शन, और इस तरह के वर्क को कैरी करने के लिए वो इन्फोर्स करेंगे कि इनको ऑनर, एजेंट और मैनेजर को किस अवस्था में, जब हमारा कोई खतरा मौजूद हो और व्यक्ति को काम में लगाना एक खतरनाक अवस्था हो सकता है, तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर ही इस बात का नोटिस दे सकते हैं ऑनर, एजेंट और मैनेजर को सेक्शन 22A के अधीन। फिर बोला नोटिस में लिखित आदेश का पालन ना होने पर चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उस खान या उसके किसी भाग में या उसके आसपास किसी व्यक्ति को काम में लगाने की मनाही कर सकता है, जिसका नियोजन उसकी राय में उस नोटिस की शर्तों का पालन करने के लिए तर्कसंगत रूप से जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्या, नोटिस में लिखित आदेश का पालन ना होने पर या ना होने की दशा में चीफ इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उस खान या उसके किसी भाग में या उसके आसपास किसी व्यक्ति को काम में लगाने की मनाही कर सकता है, जिसका नियोजन उसकी राय में उस नोटिस की शर्तों का पालन करने के लिए तर्कसंगत रूप से जरूरी नहीं है। तो ये सेक्शन 22A के अधीन इंस्पेक्टर जो है या तो चीफ इंस्पेक्टर अपने वर्क को करने के लिए या चीफ इंस्पेक्टर अपने नेतृत्व के रूप में जो है ऑनर, एजेंट, मैनेजर को इस तरह का वर्किंग को रोक सकता है जब व्यक्ति को उस ऐसे वर्किंग में काम करना डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कि हमारा महिलाओं का नियोजन संबंधी एक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या
महिलाओं के नियोजन संबंधी प्रावधान इसमें क्या है और ये किस तरह से हमारा इम्पोर्टेंट एग्जाम में रह सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि किसी भी महिला को खान के भूमिगत भाग में नियोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो भूमिगत भाग में अंडरग्राउंड वर्किंग्स में कोई भी महिलाओं का नियोजन नहीं किया जाएगा। तो महिलाओं का नियोजन जो है कि हमारा सेक्शन 46 में बताया गया है। ठीक है, तो उसके अधीन हमारा सेक्शन 46 के अधीन हमारा महिलाओं का नियोजन किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा कहा जा रहा है कि महिलाओं का नियोजन भूमिगत भाग में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन महिलाओं को सरफेस पर या ओपन कास्ट वर्किंग में केवल 6 से 7, याद रखिएगा 6 से 7 माने सुबह 6 से शाम 7 के बीच में बिटवीन 6 AM टू 7 PM ही नियोजित किया जाएगा। परंतु यह नियम पीठ हेड बाथ रूल, ठीक है, क्रैच रूल, कैंटीन रूल, ठीक है, अस्पताल, डिस्पेंसरीज, ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या कह रहा है, महिलाओं तथा धाई या नर्स है ना, मिडवाइफ्स एंड नर्सेस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ नया आपको टॉपिक मिला है, पीठ हेड बाथ रूल। ठीक है, तो पीठ हेड बाथ रूल है, फिर क्रैच एंड कैंटीन रूल है। ठीक है, तो माइंस क्रैच रूल 1966 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या, पीठ हेड बाथ रूल जो हम बोले कोल माइंस पीठ हेड बाथ रूल, वो 1959 में बनाया गया है। ठीक है, 1959 पीठ हेड बाथ रूल, फिर माइंड क्रैच रूल 1966 में बनाया गया है। ठीक है, और इस तरह से इसमें जो है कि वर्किंग या तो अस्पताल या तो डिस्पेंसरी में जो महिला वर्क कर रही है उन लोग के लिए ये जो है कि सेक्शन फ्री है। ठीक है, यह सेक्शन उन लोग के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर बोला कि केंद्रीय सरकार किसी विशेष खान या खानों के वर्ग या कार्य के लिए महिलाओं के नियोजन का समय बदल सकती है। तो केंद्रीय सरकार यहाँ पे गजट में नोटिफिकेशन देकर किसी विशेष खान या खानों के वर्ग या कार्य के लिए महिलाओं के नियोजन का समय बदल सकती है। तो इसमें लिए कौन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या ही जो है कि गजट में नोटिफिकेशन दे करके कुछ स्पेशल फेरबदल कर सकते हैं इस सेक्शन के दिए गए बातों संबंधी कुछ परिवर्तन लाना है तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही छेड़छाड़ कर सकते हैं, परंतु उसका नियोजन रात 10 बजे से 5 बजे के बीच नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है कि रात 10 से सुबह 5 के बीच में कोई नियोजन नहीं रखा जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने यह छूट निम्नलिखित कार्यों के लिए दी है, जैसे कि कोयले के वैगन की लोडिंग या अनलोडिंग के लिए। ठीक है, कोयले के वैगन को लोडिंग अनलोडिंग के केस में छूट दिया है। बालू लोडिंग या अनलोडिंग के केस में स्क्रीनिंग वॉशिंग प्लांट में कार्यरत महिलाओं के लिए, फिर सरफेस पर आग बुझाने या आइसोलेशन करने के कार्य में। ठीक है, तो इस तरह के कार्यों में जो भी महिलाएं रिक्रूटेड है उन लोग के लिए ये फ्री है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक महिला को किसी भी दिन उसका कार्य खत्म होने के दूसरे दिन कार्य आरंभ होने तक के बीच में कम से कम 11 घंटे का समयांतर या तो इंटरवल दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कार्य एक दिन में कार्य खत्म होने और अगला दिन में कार्य स्टार्ट होने के बीच में गैप जो है उन लोग का मैंने रेस्ट जो है रेस्टिंग आवर कितना होना, 11 घंटे का समयांतर दिया जाएगा। 11 घंटे तक उन लोग का लीव रहेगा मिनिमम। फिर बोल रहा है कि रेगुलेशंस एंड बायलॉज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये सब लोग तो रेगुलेशन पढ़ते हैं, सब लोग बायलॉज पढ़ते हैं, बट इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये पता नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जानने का कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। आपको कुछ बेसिक्स मिलेगा इसमें, आप ज्ञान करेंगे जरूर। ठीक है, देखते हैं क्या एंड तक देखें, इसमें और भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स लाया गया है। ठीक है, पूरा रेगुलेशन खान व उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सभी कार्यकलापों को सुरक्षापूर्वक करने संबंधी वे कानून है जो सामान्यतः सभी खानों पर लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन बायलॉज बोल रहा है कि बायलॉ खान व उनमें काम करने वालों की सुरक्षा संबंधी कानून है जो किसी विशेष खान में विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग करने या किसी नई कार्य पद्धति है ना, मेथड ऑफ वर्किंग जो है कि नया जब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे को अपनाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो बायलॉज जो है कि हमारा कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, या तो मशीन हो या तो मेथड ऑफ वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायलॉज बनाए जाते हैं, जैसे लोकोमोटिव बायलॉज, बेल्ट कन्वेयर बायलॉज, है ना, इस तरह से हमारा आगे बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें कुछ नया पॉइंट इसमें देखना है, वो क्या है कि ये माइंस एक्ट की धारा 57 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो रेगुलेशन माइंस एक्ट की धारा, ठीक है, मतलब सेक्शन 57 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो रेगुलेशन सेक्शन 57 के अंतर्गत बनाए जाते हैं, रेगुलेशन केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये माइंस एक्ट की धारा 61, ठीक है, तो बायलॉज 61 में के अंतर्गत बनाए जाते हैं। बायलॉज उस खान की मैनेजमेंट, तो
हमारे रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, जबकि बायलॉज खान का मैनेजमेंट जैसे कि ऑनर एजेंट और मैनेजर डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव करके बनाते हैं। ठीक है, मतलब डीजीएमएस की संतुष्टि के अनुसार, मतलब सीआईएम के ये क्या बोलते हैं उसको, फुल क्या बोलते हैं उनके फुल सहमति, पूर्ण सहमति के अनुसार बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कानून है और ठीक है, और उस खान की नई मशीन या नई कार्य पद्धति के लिए लागू होते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, मेथड ऑफ वर्किंग और नई मशीनरी का इम्प्लीमेंटेशन हो उस केस में बनाए जाते हैं बायलॉज। रेगुलेशन को न्यायालय न्याय संगत ना मानकर रद्द नहीं कर सकता है, लेकिन बायलॉज को न्यायालय न्याय संगत ना मानकर या न पाकर रद्द कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है कि सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45, 46 को छोड़कर, अब यहाँ पे आपका ध्यान आएगा कि 7, 8, 9 क्या चीज़ है। ठीक है, तो 7, 8, 9, 7 में कहा रहा है खानों के इंस्पेक्टर की शक्तियां, 8 बोल रहा है विशेष अधिकारी के प्रवेश करने मापने आदि की शक्तियां, और 9 बोल रहा है कि इंस्पेक्टरों को दी जाने वाली सुविधाएं। साथ ही साथ बोल रहा है 40, 45, 46, 40 में हमारा कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन, 45 बोल रहा है खान में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की मौजूदगी की मनाही, और 46 बोल रहा है महिलाओं का नियोजन। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं महिलाओं का नियोजन संबंधी एक्ट है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या को छोड़कर माइंस एक्ट 1952 का कोई भी प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा। जैसे कि जिस खान में खनन केवल प्रोस्पेक्टिंग के लिए हो रहा हो, है ना, तथा नियोजित व्यक्ति किसी भी दिन 20 से अधिक नहीं है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका जांच पड़ताल के लिए, प्रोस्पेक्ट करने के लिए उनके हमारा जो भी वर्किंग हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे में यदि व्यक्तियों का नियोजन यदि 20 से अधिक संख्या में नहीं बढ़े, अधिकतम गहराई यदि कोयला का केस में यदि हमारा है, प्रोस्पेक्टिंग कब कहेंगे, यदि कोयला का केस में यदि है तो 15 मीटर से कम है। ठीक है, अधिकतम गहराई 15 मीटर तक हो, 15 मीटर से कम है तो हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कहेंगे, 15 मीटर से अधिक है तो प्रोस्पेक्टिंग के दायरे में नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन 15 मीटर से कम है या तो अधिकतम गहराई 15 मीटर तक हो और अन्य केस में 6 मीटर हो, तो ऐसे हम लोग केस में हम लोग प्रोस्पेक्टिंग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, खनन का कोई भाग बगल की सतह से नीचे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के वर्किंग को हम लोग प्रोस्पेक्टिंग काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगला पॉइंट है, यदि निम्नलिखित की खान कंकड़, मोरम, लेटराइट, बोल्डर, बजरी, सिंगल, है ना, बालू, साधारण चिकनी मिट्टी, बिल्डिंग स्टोन, स्लेट पत्थर, गिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, खड़िया और लाइमस्टोन आदि यदि खनन का कोई भाग बगल की सतह से नीचे नहीं है ना, ये पहले इंश्योर करना है कि बगल की सतह से जो है नीचे नहीं है। साथ ही साथ बोला ओपन कास्ट वर्किंग यदि है तो गहराई यदि 6 मीटर से अधिक नहीं है, उसमें क्या था 15 मीटर अंडरग्राउंड वर्किंग में। ठीक है, लेकिन ओपन कास्ट वर्किंग में बोल रहा है 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और नियोजित व्यक्ति किसी भी दिन 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडरग्राउंड में कितना था 20 से अधिक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और विस्फोट का प्रयोग नहीं होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसके लिए ओपन कास्ट केस में प्रोस्पेक्टिंग। जैसा कि हम पहले बता चुके कि सेक्शन 7-8 इंस्पेक्टर व विशेष अधिकारी के पावर को बताता है, सेक्शन 9 इंस्पेक्टर को दी जाने वाली सुविधा के बारे में बताता है, फिर 40-45 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को काम में लगाने और भूमिगत भाग में उपस्थित रहने की मनाही है, 40-45 और 46 में महिलाओं का नियोजन संबंधी प्रावधान है। ठीक, इस तरह से हम ये सेक्शन, ये पार्ट को मैंने एक्ट का इस फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किए हैं। आप इसमें कंटिन्यूअसली वॉच करें, हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोज़ हो सकता है। ठीक है, और आने वाला जो भी कंसिक्यूटिव लेक्चर है वो आपको पूरा एक्ट के बारे में फुल कमांड देने वाला होगा। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विथ माइनिंग सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माइनिंग सपोर्ट।